वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर विहार में। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सामी जी। मैं आपको बता देती हूँ उनके बारे में थोड़ा सा। ये समाज सेवक भी हैं और दूसरा जो है ये आजकल एजुकेशन के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर निरंतर काम करते हैं। इनका अपना मदरसा भी है। तो आज इनसे बात करते हैं, कब से इन्होंने शुरुआत करी थी, इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार। सर, आपका जैसे मदरसा है तो आपने ये शुरुआत कब करी थी? ये मैम इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 2008 में हमने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद से जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी तो बेसिक एजुकेशन जो इस्लामिक होती है, धार्मिक, हमने उससे इसकी स्टार्टिंग की थी और कई सालों तक जो है उसी शिक्षा लेवल पे काम किया। तो अभी कुछ सालों से हमने कुछ चेंजिंग की है इसमें मदरसे के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी जिसको देख करके इसमें तब्दीली की गई। एक्चुअली मदरसे में सिर्फ उर्दू भाषा ही नहीं पढ़ाई जाती। बहुत सारे मदरसे हैं आज के वक्त में देश के अंदर कि जहाँ सभी जुबानें पढ़ाई जाती हैं, सभी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, यानी स्कूलिंग एजुकेशन कह लीजिए, और एक धार्मिक एजुकेशन, यानी दो पार्ट है इसके। तो बेसिकली ऐसा होता था कि पहले के भाई मदरसे के अंदर जो है वो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन एक बहुत लंबे वक्त से मदरसे के अंदर भी अब सारी एजुकेशन दी जा रही है हर तरह की। जैसे हमने अपने यहाँ ये महसूस किया कि भाई हम अपने बच्चों को जो मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो अभी इस वक्त अपने बच्चों को हम जो हिफ्ज करने वाले बच्चे हैं उसका इस तरह का सिलेबस हमने तैयार किया है कि बच्चा मदरसे की तालीम के साथ में, जिसको हाफिज कहते हैं हमारे यहाँ, कुरान को हिफ्ज किया जाता है, उसको बगैर देखे हुए याद करने को हाफिज कुरान कहते हैं। तो हिफ्ज के साथ साथ में हमारा एक सेंटर चलता है हमारे यहाँ जमीयत ओपन स्कूल का। तो जमीयत ओपन स्कूल जो जमीयत उलमा हिंद इसके हेड ऑफिस ITO पे है और उनके सदर मोहतरम हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया है, उनकी एक फिक्र थी, एक सोच थी कि मदरसे के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो पिछले 2 सालों से तकरीबन आज के डेट में 300-350 सेंटर मदरसों के अंदर चल रहे हैं और उन सेंटरों के जरिए से जो है मदरसे के बच्चों को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा है और 10वीं उनको कराया जाता है। तो इस तरह से मदरसे के बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ में जो है तो स्कूलिंग एजुकेशन भी हम दे रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? अभी जो है जहां हम देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से पहले भी मैंने कई बार कहा है कि देश के अंदर इस वक्त 2.5 से 3% बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के मदरसे के अंदर पढ़ते हैं और 97% मदरसे की एजुकेशन से भी वो अलग है। तो ऐसी कंडीशन में जो 97% बच्चे हमारे मदरसे की शिक्षा, मदरसे से बाहर है, मदरसे में तो हम 3% को चलो ठीक है भाई, हम 10वीं तक उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन 97% बच्चों की कंडीशन ये है कि वो 12th तक जाते जाते वो 10% रह जाते हैं। ऐसा क्यों सर? मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से क्यों ऐसा होता है? तो इसकी वजह जो मैंने जो महसूस की है उसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि पेरेंट्स जो है बेचारे एजुकेशनली बहुत वीक होते हैं, एजुकेट नहीं होते, जिनकी वजह से वो अपने बच्चों को सही गाइड नहीं करते। इस कारण बच्चे जो है जो जिस जगह पर उनको पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाते। दूसरा जिम्मेदार हम मानते हैं समाज के उन लोगों को कि जो शिक्षित है, एजुकेट है और समाज सेवी भी है। समाज के लिए कहते हैं कि हम समाज सेवा भी करना चाहते हैं। मैंने भी पिछले दिनों एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में मैंने उन तमाम लोगों से अपील की कि आप अपने अपने मस्जिद के लेवल पर, मंदिर के लेवल पर, गुरुद्वारे के लेवल पर कमेटी बनाइए, शिक्षा कमेटी, और आपके एरिया के अंदर जिन बच्चों ने इस साल 12th कंप्लीट किया है उनका काउंसलिंग प्रोग्राम कीजिए। उनसे जानिए कि उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं
और उनकी प्रॉब्लम्स को भी आप समझिए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। उनको आप अगर थोड़ा सा पुश करेंगे, उनकी काउंसलिंग के जरिए से उनको मालूम करेंगे कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड अगर उनका देखा जाए तो फाइनेंशियली काफी कमजोर है, एजुकेशनली भी उनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर लेकिन जीनियस है, वो टैलेंट है, उनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, कल का भविष्य छुपा हुआ, पूरा भारत छुपा हुआ उसके अंदर। लेकिन हम ऐसे बच्चों को न तो तलाश करते हैं, न उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उनके सामने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्ति में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई पहल नहीं करते, जिस कारण जो है बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ पाते। खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात अगर मैं करूं तो ये तो मैंने कॉमन बात कही है कि सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा जो है अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों के बच्चों को देखने की जरूरत है, इस तरह के प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। एक तो ये है, दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, अगर हम 9th क्लास से उन बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद उनका एक एम उनको समझा दे, एक कैटेगरी बना दे कि आपके अंदर ये क्वालिटी है या आप ये बनना चाहते हैं, तो अब आपको 9th से 12th के बीच में उसकी तैयारी करनी है। अगर उसको सामने रख करके कम्युनिटी में एजुकेशन पर अगर काम किया जाए, तो 12th क्लास के बाद जो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके और फैक्ट्रियों में, कारखानों में, या फिर 12th करते तो 17 साल की एज होती है, तो अब वो 17 साल की एज में 1 साल तो गैप करना पड़ेगा उसको किसी कारखाने में जाने के लिए, क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चे अगर जाएंगे तो वो चाइल्ड एक्ट के तहत वैसे भी वो भी कानून में अपराध है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम तलाश करें और उन बच्चों को जो आगे बढ़ाने का काम करें, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में। सर, अगर खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो रही है, तो आपका तो मदरसा है सर, तो आपके पास उर्दू के टीचर्स लगभग कितने होंगे? मतलब मदरसा है हमारा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ एकेडमिक एजुकेशन भी चलता है। हमने बाकायदा एक एकेडमी सेंटर यहाँ खोला हुआ है, और इसके माध्यम से एक बात मैं और कह दूं आपको, न सिर्फ ये कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए ये एकेडमी हमने खोला है, बल्कि इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं, मेरा जितना भी मेरे अंदर शक्ति है, जितना भी मेरे व्यवसाय है, उसके आधार पर मैंने सभी जाति, सभी धर्मों के बच्चों को अपने एकेडमी में, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने सभी जाति, सभी धर्मों के बच्चों को अपने एकेडमी में रखा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बट फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे अब मान लीजिए पंजाबी है, तो पंजाबी भाषा भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, लिखने के लिए आनी चाहिए। ऐसे ही मुस्लिम समाज से हैं तो उनकी भी उर्दू भाषा उनको पता होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि और लैंग्वेज की बात करी जाती है तो कितने टीचर्स अवेलेबल होने लगते हैं? चलिए, हमारे यहाँ जो है अरबी पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, उर्दू के लिए है, स्कूलिंग एजुकेशन में अगर आप कहें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे जो पढ़ाते ऑल सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अवेलेबल है। अब रही बात इसमें जो है तो संस्कृत की, एक लैंग्वेज संस्कृत आती है, दूसरी लैंग्वेज पंजाबी आती है, पर्शियन भी है, कई सारी लैंग्वेज है। लेकिन अभी इस टाइम हमने जो है वो स्कूलिंग एजुकेशन में तो कॉमन वो किया हुआ है कि भाई सभी के लिए वो कर दिया जाए, लेकिन धार्मिक एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है, या कम्युनिटी बेस पर जो कम्युनिटी लैंग्वेज है उसमें जैसे पंजाबी है और संस्कृत है, उसके टीचर्स हमारे पास में नहीं है, और उसको हमने अभी शुरू नहीं किया है। अभी तो हम सिर्फ 9th क्लास से 12th क्लास के बीच में जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं हमारे ब्लॉक में, हमने उन बच्चों को इनवाइट किया है, और जो बच्चे के पेरेंट्स फाइनेंशियली ठीक है उनको भी, कि भाई आप भी अपने बच्चों को भेजें और वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजें कि जो फाइनेंशियली कमजोर। मैंने ये बात आपके बारे में बहुत सुनी है सर, तभी आज मैं यहाँ आई हूँ कि आप जो है उन बच्चों को खास करके लेके आते ढूंढ के, जो कि फाइनेंशियली बैकग्राउंड से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप उनको निःशुल्क में शिक्षा भी देते हैं। ये बिल्कुल सही आपने सुना है, और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
अभी मैं आपको बता दूं कि हमारा एक बच्चा स्टूडेंट था विशाल नाम का, जो जनता इंक्लेव यहीं किराड़ी विधानसभा में मिलता है, और आज विशाल के फादर यहाँ नहीं है, लेकिन उस बच्चे को हमने यहाँ एडमिशन दिया। उनके फादर को ब्लड कैंसर था, वो उनका देहांत हो गया। तो जिस टाइम उस बच्चे को यहाँ वो से पता चला था कि भाई इस तरह की बात है, तो वो काफी भयभीत था जी। और मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि तुम यहाँ आओ। मुझे किसी ने बताया कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो आप अगर कर सकते हो तो देख लो। तो हमने उसको बुलाया, विशाल को यहाँ बुला करके हमने कहा कि बेटे क्या प्रॉब्लम तुम्हारा? तो हमने कहा कि सर हम जो है ना एकेडमिक फीस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हम कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोचिंग का इंतजाम हो जाए। तो मैंने कहा बेटा तुम यहाँ ले लो। तो उसने देखा कि भाई ये कुर्ता पजामा, सर पे टोपी है, मौलाना आदमी है, बताओ ये हमको क्या पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा कि बेटा मैं तुमको कुरान नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुमको हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि जो तुम पढ़ रहे हो उसमें मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम फिर उसका एडमिशन लिया। वो बच्चा 3 साल तक हमारे यहाँ एकेडमिक एजुकेशन लिया, और आज वो जॉब कर रहा है वो बच्चा। इस बीच में जो है उसके फादर की डेथ भी हो गई, तो मुझे पता चला। तो उसके पास में मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं कोई एहसान के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं बेचारे कि आप यकीन जानिए कि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि अपने फादर का वो अंतिम संस्कार कर सके, इतने पैसे उसके पास में नहीं थे। तो मुझे जब पता चला, मैं गया उनके घर पर। मैंने आज के जो विधायक जी हैं हमारे, उनके राइट हैंड सौरभ झा जी समझे जाते हैं, तो सौरभ जी को मैंने फोन किया उनके घर पर पहुंच करके। और बहुत आपको तकलीफ होगी कि एक मंदिर का मैं जिक्र नहीं करूंगा वरना लोग उसके पास में पहुंच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए एक पूजा होती है, वो मुक्ति पूजा के नाम से कुछ कहते हैं। तो उन्होंने इतना सारा सामान बता दिया था उस बच्चे को कि वो बच्चा उस सामान को लाने में वो नहीं था, असमर्थ था। तो उसने मुझसे कहा, मैंने सौरभ जी से कहा, सौरभ जी को बुलाया, सौरभ जी आए, उन्होंने कहा कि मैं खुद पंडित हूँ और अगर वो नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा। तो इस तरह से हमने न सिर्फ ये कि अपने कम्युनिटी यानी मुस्लिम समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ, बल्कि सभी जाति सभी धर्म। और हमें एक इंडियन, जब हम पासपोर्ट लेकर के एयरपोर्ट में जाते हैं ना, तो दूसरी कंट्री में, तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि तुम इंडियन हो, हमसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम मुसलमान हो। तो जब हम इंडियन हैं तो इंडियन बन करके हमें देश की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए हमें काम करना चाहिए, और उसी को सामने रख करके हमने ये सिलसिला शुरू किया है। जैसे सोच सबकी होनी चाहिए। थैंक यू। तो आप बताइए सर कि जब आपने ये एजुकेशन के लिए लेवल पे सोचा और आप निरंतर इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपको जब शुरुआत में जब आपने इसका ओपन किया तो क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको? मैम दिक्कतें तो बहुत सारी थी। पहली दिक्कत तो फाइनेंशियली थी कि इतने सारे सेटअप हो चुके। जमीयत ओपन स्कूल का सेंटर हमने बनाया हुआ, उसमें मदरसे के बच्चों को 10वीं और 12वीं का जो क्या कहते हैं कि तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। इसी तरह से 9th क्लास से 12th क्लास के बीच में सुबह से शाम तक कोचिंग सेंटर चलता है, जिनमें बच्चों को, जो मैंने बताया कि उनके लिए कैटेगरी तैयार की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, लॉ के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए। तो उसके लिए हमने जो सब टीचर्स हायर करने थे, तो उसकी सैलरी का इंतजाम था। एक परेशानी वो भी थी। तीसरी परेशानी थी कि बच्चे हमारे पास में पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब देख रहे थे कि ये मौलाना आदमी है तो सोच रहे थे कि भी पता नहीं हमें ये क्या पढ़ाएगा। तीसरी परेशानी ये थी कि हमारे पास में जगह नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, तो बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन एक प्लान था दिमाग के अंदर, तो हमने जमीयत ओपन स्कूल का सेंटर भी यहाँ खोला। आज वहाँ उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं और 12वीं वहाँ से कर रहे हैं। 9th क्लास से 12th क्लास के बीच में आज के आसपास से मेरे ख्याल से 130-40 के आसपास हमारे पास में बच्चे हैं, जो जिसमें सभी समुदाय के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमने एरिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए दीनी तालीमी बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद का एक एजुकेशन बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उसके 5 साल का जो कोर्स है, उस कोर्स के साथ में हम बच्चों को, यहाँ पर एरिया के बच्चों को 5 साल का कोर्स करा रहे हैं, ताकि इस्लाम धर्म का सही ज्ञान उस बच्चों को मिल जाए। देखिए, इस्लाम धर्म में का भी ज्ञान का अभाव है बहुत सारे लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी में भी, जिसके कारण जो हमारे जो बिरादरान वतन है, जिनको हम हिंदू भाई बोलते हैं, तो हमारे सही ज्ञान न होने के कारण
वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं, और दीनी तालीमी बोर्ड जो चाहता है वो यही चाहता है कि मुसलमान को भी अपने धर्म का सही ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए हमने ये 5 साल का जो ये कोर्स शुरू किया हुआ है। इसी तरह से हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर जो है अभी स्टार्ट हो गया है, उसका पैनल बनना, और एक आध महीने के अंदर अंदर में वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ओपनिंग में हम आपको बुलाएं, इनवाइट करें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं, बच्चे हैं कि जो 12th करके पढ़ाई ड्रॉप कर रही हैं, और वो चाहती है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स हम कर लें जिससे अपने घर के खर्चे हम उठा पाएं। लेकिन फीस इतनी महंगी है, कोर्सेस भी करने के कुछ जगहों पर सरकार ने जो स्कीमें चलाई इससे लाभ भी मिल रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है या और बहुत सारे, तो उससे भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारी जगहें और बहुत सारा काम अभी बाकी है। सिर्फ सरकार के ऊपर हम बैठे रहेंगे तो देखिए, सरकार हर आदमी के हाथ में पानी का गिलास देने से तो रहा कि भाई वो आकर के आपको कहेगा कि ये लीजिए पानी और आप पीजिए। कहीं कहीं आपको खुद भी पानी का इंतजाम करना होगा, अपने पीने का इंतजाम करना होगा। तो मुल्क की तरक्की में आप जब तक भागीदारी नहीं बनेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हमने सोचा कि कम से कम कुछ तो भागीदारी हमारी देश के विकास में, समाज के विकास में हो जाए। तो इसके लिए कंप्यूटर सेंटर भी हम शुरू कर रहे हैं, और उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हम शुरू करेंगे जिसके जरिए से बच्चों को जो है कोर्स कराया जाए, ताकि वो कंपनियों में जॉब कर लें। और वो जिन माँ बापों की उम्मीद थी अपनी औलाद से कि भाई कल के वक्त में ये बच्चा हमारा बड़ा होगा, तो जो झाड़ू पोछा लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, उनके कुछ इनकम ऑफ सोर्स से उनको कुछ राहत मिल जाएगी। और क्या क्या प्लानिंग है आपकी आने वाले समय में? आने वाले समय में तो प्लानिंग हमारी एक ये भी है कि कम से कम हम चाहते हैं कि 12th क्लास तक हम स्कूल भी यहाँ शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम ये भी है कि कम से कम चैरिटी के तहत जो है 200 बेड का हॉस्पिटल भी हम खोलेंगे। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है हमारे अंदर, वो जिसको मैं बहुत जल्दी शुरू भी कर सकता हूँ, वो ये कि हमारे एरिया के अंदर बहुत जगहों पर जो है वो ओल्ड एज होम के नाम से क्या बोलते हैं उसको, विधवा आश्रम या वृद्धा आश्रम, जिसको वृद्धा आश्रम वगैरह खुले हुए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर मोहल्ले के अंदर जिसको भगवान ने, अल्लाह ने कुछ दिया है, वो अपना एक बैठक जो है सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में कम से कम 2 घंटे के लिए खोले, और अपने एरिया के, अपने ब्लॉक के, अपने गली के उन बुजुर्गों को इनवाइट करे कि जो बेचारे दिन भर एक कोठरी में बैठे रहते हैं। बच्चे उनके काम में निकल जाते हैं, जो बहुएं होती हैं वो अपने घर के काम में लगी रहती है, वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। देश के प्रधानमंत्री जी हमारे जो है मन की बात करते हैं रेडियो पे आकर के, वो उसका टेलीविजन पे भी वो होता है, सब पे होता है। तो ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी अपने मन की बात एक दूसरे से डिस्कस करने की लालसा होती होगी। तो अगर हम लोग सुबह के टाइम में 2 लीटर या 3 लीटर दूध खर्च होगा, 2 किलो चीनी खर्च होगी आपकी, 1 किलो पापा या बिस्किट आपका खत्म होगा, अगर और 2 अखबार अगर आप ला करके रख देते हैं अपने बरामदे में, और कह दें कि चचा ताऊ आप बेटा समान हमसे, ये नहीं कि भाई हम कोई आश्रम खोल रहे हैं कि जिसमें आपको हम वैसे वो कर रहे हैं, बल्कि बेटे की तरह हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में आप आकर के 2 घंटा यहाँ बैठेंगे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, और वो एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी किस्से कहानी सुनाएंगे, अपने जवानी की बातें कहेंगे, बचपने की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनको उभरने का मौका मिलेगा। ये काम मैं शुरू करने के लिए बहुत जल्द जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए प्रोग्राम बनाया है, और सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने एरिया के अंदर इस तरह के प्रोग्राम शुरू करें, ताकि बड़े बुजुर्ग को जो है जो एक दिली सुकून मिलना चाहिए वो मिल जाए। बहुत अच्छी बात कही सर। आप जो है मदरसा के प्रिंसिपल है, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम शेख राशिद नजरी है। तो किस तरीके की समस्याएं आपको जो शिक्षा में देखने को मिलती हैं? मैम, सबसे पहला तो ये कि जब से मुझे यहाँ की जिम्मेदारी मिली है, यहाँ के जिम्मेदार जो फाउंडर हैं इस इदारे के, उन्होंने मुझे जब से जिम्मेदारी दी तो उन्होंने काफ़ी मुझे पहले मोटिवेट किया और कहा कि आपके पास हर तरह के बच्चे आएंगे, जो कि हर तरह के आते हैं, कॉलेजों में, स्कूल में, इस तरह के।
और बेसिकली तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे स्कूलिंग एजुकेशन के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश करी, पूरी प्लानिंग की हमारी कि हम बिगड़े हुए बच्चों को भी सुधारें और सुधरे हुए उनको और आगे लेकर जाएं। तो हमारा पूरा ये इरादा था और अल्हम्दुलिल्लाह उस ईश्वर का करम है, उस अल्लाह का करम है कि हमने जो कोशिश करी उस कोशिश में कामयाब भी हुए। और एक लंबी तादाद है हमारे इस ब्लॉक में बच्चों की, जो हमारे आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो काफ़ी बच्चों के अंदर बदलाव भी आया। मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके पेरेंट्स आकर खुद ये बात कहते हैं। और हमें मालूम भी इस तरीके से चलता है कि हम मंथली पेरेंट्स मीटिंग करवाते हैं यहाँ पर। तो उनकी जो वालिदा हैं, उनकी जो मॉम हैं, डैड हैं, और जिनके पास वक्त होता है वो आते हैं और अपना रिएक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये बदलाव आया और ये बदलाव आया। तो हमने सोचा नहीं कि हम इसको सोचेंगे ऐसा करेंगे, बल्कि हमने उस सोच को प्लान बना दिया। हमने कहा जब सोच हम प्लान बनाएंगे तो वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में बच्चे हमारे सक्सेस भी हैं और कामयाब भी और पढ़ भी रहे हैं। और आमतौर पे ये शिकायत भी आती थी घरों से कि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा माँ बाप की इज्जत, बाप की इज्जत, जो फादर होते हैं उनसे कैसे बात करनी है, मॉम से कैसे हमें पेश आना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो रिएक्ट काफ़ी अच्छा आया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, तो हमें अब तक खुशी महसूस हुई, लेकिन ये खुशी काफ़ी नहीं है, हमें और बढ़ चढ़ कर मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना है जो अब्दुल सामी जी ने भी बात करी, आपके जो मदरसे में सारे धर्म के बच्चे आते हैं, जी। जिसमें आप जो है शिक्षक जो है हिंदू की हो, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम की हो, समाज के हो, चाहे पंजाबी समाज के हो, सारी भाषाओं को उपयोग करके उनको जो है अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है। ये बात जी। सही है? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं जी वो बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही लैंग्वेज पर निर्भर हैं। जी कुछ हिंदी बोलने वाले भी हैं, कुछ इंग्लिश भी हैं, कुछ उर्दू भी हैं, और कुछ संस्कृत भी हैं और कुछ पंजाबी भी हैं, हर तरह के हैं। लेकिन अब जिस ब्लॉक में हम रह रहे हैं, आम तौर पर यहाँ जो बच्चे आस-पास के, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो सबसे पहले हमारे ब्लॉक पर मेहनत है। जी हम अगर लंबी-लंबी आपसे कह दें या ऊँची बात कर दें कि हम जी सारे बच्चों को सुधार देंगे और पूरी दिल्ली को डेवलप कर देंगे, केजरीवाल मॉडल बना देंगे, तो ये इम्पॉसिबल बात है। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने ब्लॉक के बच्चों को हम ठीक करेंगे, हमारी ये कोशिश है और वो हमारा प्लान है। उस प्लान में क्या है, अब आप देखिए कि ये जो हमने एक नया शुरू किया है, आई थिंक मेरे ख्याल से, तो जब से हमने एजुकेशन शुरू करी है उसमें क्या है कि हम बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस में क्या है, ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, यानी जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं ऑफलाइन नहीं होती बल्कि ऑनलाइन होती है। और क्लास वाइज हमने ग्रुप बना रखा है बच्चों का, वो अटेंडेंस होती है, फिर वो अटेंडेंस घर पे जाती है ग्रुप में पेरेंट्स के पास। उसके तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है कि हमारा बच्चा चाह कर भी छुट्टी नहीं कर सकता और इधर उधर जा नहीं सकता। और रही बात लैंग्वेज की, तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा जौन सी लैंग्वेज जानता है हम उसको उसकी लैंग्वेज में ही बात करते हैं जी, और मोटिवेट करते हैं। जब वो बच्चा उस लैंग्वेज में हमारी बात को समझ लेता है और हमें समझ लेता, हमें टीचर को समझ लेता है, इसलिए कि कभी कभी टीचर को भी बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि अगर टीचर बच्चा नहीं बनेगा और ज़्यादा हायर एजुकेशन के तहत वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट रखेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना ये नज़रिया है कि बच्चा उससे कट जाएगा। लेकिन अब बच्चों के साथ कभी थोड़े बहुत बच्चे बन जाएंगे, थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी स्ट्रेट, थोड़ा सा डांट डपटना, तो इस तरह बच्चा मोटिवेट होता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे मिलता है। तो बच्चों को इस तरीके से ही हम हैंडल करते हैं, चाहे वो दीनी हमें पढ़ाना हो या दुनियावी पढ़ाना हो, दोनों पढ़ाई हमारे यहाँ मौजूद है। इस तरीके से हम बच्चों को हैंडल करते हैं। आदिल जी, आप एकेडमी इंचार्ज हैं, तो जब से शुरुआत करी थी आपने, तो आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली थी और अब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? मैम, जब हमने शुरुआत की, हम सब मिल के पैनल में जब बैठे तो हमने ये देखा, जो सर्वे किया हमने उसमें पाया कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी जो फाउंडेशन लेवल है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसको लेकर के हमने उस पर काम करना शुरू किया, पेरेंट्स की मुलाकात की और फिर हमने उनको समझाया। इस तरह से जब हमने बच्चों का टेस्ट लिया तो उसमें हमने पाया कि बच्चे 12th तो कर रहे हैं, 10th में भी हैं, लेकिन ना वो हिंदी सही से पढ़ पाते हैं, ना इंग्लिश लिख पाते हैं, इस तरह की चीज़ें थी। इवन वो मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा वीक थे। तो हमने क्या किया कि उनकी जो कमज़ोरियाँ थी उस पर ज़्यादा फोकस करके उस पे काम करने लगे। तो जैसे मैथ्स में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर थे, होते ही हैं, तो उस पर जितनी भी चीज़ें थी हमने उनको वो चीज़ें बताई जिससे उनको डर लगता था। खासतौर पे बच्चे सवाल पूछने से डरते थे जी कि उनको लगता था कि जैसे स्कूल में पिटाई हो जाती है तो ये भी पीटेंगे, है ना।
और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो जिसमें हिचकिचाहट होती थी उन्हें। हेजिटेशन को भी रिमूव करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स अपनाए, जिसमें हमने देखा कि बाद में जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, उस रिस्पॉन्स में हमने ये पाया कि बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट नहीं था वो धीरे-धीरे बिल्डअप हो रहा है, और उसी के लिए हम और ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम भी कर रहे हैं, और हम साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, जिसमें कि हमें पेरेंट्स को ये बताते हैं, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि हम अटेंडेंस बच्चों की भेजते हैं पेरेंट्स के पास, तो उससे रिस्पॉन्स आता है कि वो कई पेरेंट्स तो हमें मिले और वो कहने लगे कि हमें आज तक तो बहुत सारी एकेडमी थी, उसमें ये पता नहीं चल पाया कि बच्चे गए हैं या नहीं भी गए हैं, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो इससे हमें ये पता चलने लग गया कि बच्चा इस टाइम मौजूद था और इस टाइम आ गया है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं आपसे, अभी जैसे एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो आप कितना सहमत है बदलाव को? देखिए, एनसीईआरटी एक एजुकेशनल बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन एनसीईआरटी के जो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास सिलेबस में जो स्किल बेस्ड नहीं हो, जो है हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर स्किल नहीं आती। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमारे मार्क्स कम आए तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, है ना। तो इस तरह से चीज़ें हमें, एजुकेशन तो है, उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बनाने की ज़रूरत है। बाकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो किया है बेहतर ही किया होगा। पहले तो मैं आपसे नाम जानना चाहूँगी। मैम, मेरा नाम रुखसाना परवीन है। आपका जो है बेटा मदरसा में ही पढ़ते हैं? मैम, मैंने इस मदरसे की बहुत तारीफ सुनी, तो मैंने कहा जो एजुकेशन मेरे बच्चों को स्कूलों में मिल रही है और उसके साथ प्लस मेरे बच्चों को दीन की अगर तालीम मिलती है तो मैं तो वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरे मजहब के अकॉर्डिंग मेरे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हो। अच्छा, तो अभी आप एडमिशन अब मैं यहाँ एडमिशन कराने के लिए आई आपका थी। बच्चे कौन सी क्लास में है? अब 5th में आए हैं। तो उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ता है। अच्छा जी। तो वहाँ पे क्या दिक्कत आई जो आप चेंज करा रहे हैं? दिक्कत तो ये है कि देखो, चलो हम दीन की एक तालीम तो हम दिलवा सकते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ा सकते हैं मदरसे का, लेकिन जो उर्दू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज जैसे होते हैं संस्कृत, मैथ, साइंस, ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि अभी मैं बच्चे का, जब ये छोटा था, मैं इसका एडमिशन करवाने गई तो मैंने कहा मैम मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना है लेकिन मुझे अपने बच्चे को सब्जेक्ट में उर्दू ज़रूर देना है। तो कहने लगी मैडम ये तो नहीं हो सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता ये? तो उनकी भी गलती नहीं थी प्रिंसिपल की, स्कूल में अगर ऑर्डर ऊपर से होंगे। शिक्षा मंत्री ने लागू करा था कि आप हर भाषा में, अगर बच्चा चाहता है इस भाषा में पढ़ना तो वो पढ़ सकता है। मैम, मुझे रोहिणी में एक भी स्कूल दिखा दे जिसमें उर्दू हो। उर्दू सब्जेक्ट किसी स्कूल में मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो बच्चों को उर्दू भी तो आनी चाहिए ना, ये एक सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है। आज हम प्राइवेट में क्यों पढ़ाते बच्चे को इंग्लिश? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं मार ना खा पाए। तो इसी तरह से उर्दू लैंग्वेज भी है, और भी लैंग्वेज है, पंजाबी है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हर तरह के बंदे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मजहब के हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों को सब तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए। फ्रेंच, वो हमारे इंडियन की तो नहीं है लैंग्वेज, लेकिन उसको इतना पॉपुलर कर रखा है कि टीचर इतनी परेशान है, परेशान कर दिया था मुझे मेरे दूसरे बेटे के उसमें, फ्रेंच लो और इतनी महंगी महंगी बुकें। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप बाहर की लैंग्वेज को इतना तवज्जो दे रहे हैं तो पहले आप अपने इंडियन की जो लैंग्वेज है, पंजाबी है, उर्दू है, तो आप पूरे इसमें वर्ड में इसको क्यों नहीं करते हो? जी, ये सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना स्कूल में। प्रिंसिपल के बारे में बात करी तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन, वो तो मेरी शक्ल देखने लगी, कह रहे मैडम ये तो नहीं हो सकता, अगर आपको इसमें उर्दू सब्जेक्ट दिलवाने हैं, हमारे स्कूल में तो नहीं है, रोहिणी में कहीं उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, बाकी अगर आपको स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट चाहिए बच्चे के लिए तो आपको तो शादरा या कहीं ऐसे एरिया में जाना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, उर्दू सब्जेक्ट के लिए मैं अपना घर बेचूं, अपने काम धाम जो भी हमारा यहाँ रेगुलर की जो कमाई है वो भी छोड़ें, तो हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, बच्चों को फिर इधर उधर कहाँ भटकते लेते फिरेंगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है, बच्चे हर रिलीजन के हर जगह हैं कि उर्दू सब्जेक्ट और पंजाबी सब्जेक्ट, संस्कृत होनी चाहिए कंपलसरी। जो बच्चा खुश होकर पढ़ना चाहता, लेना चाहता, जिससे माँ बाप दिलवाना चाहते तो उनको मिलनी चाहिए ये। तो इसलिए मैडम, तो मैं तो चाह रही हूँ यहाँ मेरे बच्चों को दीन और दुनिया
दोनों के एम से मेरे बच्चा हासिल करेगा यहाँ पे, तो मुझे तो यहाँ बेहतर लगेगा। जागो डेली जागो से हैं आप, जैसे न्यूज एडिटर जो यहाँ आए हैं, ऐसे औरों को भी मैं कहना चाहती हूँ वो भी जाएं, जगह जगह ऐसी चीजों को दिखाएं कि हाँ किस तरह से चलता है हमारा इंडिया। अब हमारा आपको तो पता है पॉलिटिक्स में क्या है, तो हम उस चीज को तो लेना भी नहीं चाहते। वही मिलकर ये कहें कि सारे हमारे हिंदुस्तानी एक तरह से अपने आप को मिलके लेके चलें, ये ना कहें कि बस ये स्कूल हिंदू का है तो यहाँ ये पढ़ाई जाए, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल स्कूल होता है, चाहे मदरसा, आज ये सरकार मदरसा है, यहाँ सारी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं जो भी इनके अकॉर्डिंग है इनके। अभी तो सुना आपने अब्दुल सैमी जी जो कि मदरसे चला रहे हैं, बट वो हर भाषा को महत्व देते हैं और हर भाषा को यहाँ पे सिखाया भी जाता है। बच्चे जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो उसी भाषा में पढ़ते हैं। और उनका कहना ये वो निःशुल्क, जो बच्चे अपनी शिक्षा में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी वो जो है निःशुल्क पढ़ाई करवाते हैं और उनसे कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं लेते हैं। इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली जागो।